आइए आज हम लोग बायोलॉजी स्टडी करेंगे। तो हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा, तो उसी में जो आगे छूटा हुआ है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। तो हमारे पास हमारी बॉडी में दो प्रकार के सिस्टम हैं। एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो एक बात को बारीकी से ध्यान दीजिए कि दो शब्द हैं, एक इजैकुलेशन और एक एक्सक्रीशन, दो शब्द हैं। तो जब हम तरल पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, जैसे यूरिन हो गया, तो इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। और जब ठोस पदार्थ को बाहर निकालते हैं तो हम उसको इजैकुलेशन बोलते हैं। जैसे मल त्यागना, ये हमारा इजैकुलेशन है। तो एक्सक्रीशन और इजैकुलेशन हो गया। और एक शब्द होता है सिक्रीशन। तो सिक्रीशन का मतलब होता है कि किसी ग्रंथि या ग्लैंड के द्वारा किसी पदार्थ का बाहर निकलना, वो सिक्रीशन होता है। तो एक्सक्रीशन, सिक्रीशन और इजैकुलेशन, ये तीन शब्द हैं। तीनों को बारीकी से हमने आज समझ लिया। तो मेढक का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या करता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालता है। जैसे हमारे शरीर में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और उस सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है हमारा गुर्दा या वृक्क, जिसको किडनी कहते हैं। उसके द्वारा हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी, मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर, अवस्कर द्वार यानी क्लोएका तथा मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में यानी बॉडी कैविटी में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। कशेरुक दंड का मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। These are compact, dark red and bean-like structures situated a little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है, कशेरुक दंड जिसको कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं। कह रहा, प्रत्येक वृक्क यानी किडनी कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों, मूत्रजन नलिकाओं या वृक्काओं का बना होता है। तो जो हमारी किडनी है, किडनी के अंदर बहुत छोटी छोटी सी इकाइयाँ पाई जाती हैं, जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, जिनको हिंदी में मूत्रजन नलिका या वृक्काओं का बना होता है। इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर नेफ्रॉन्स। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि जो हमारी किडनी है वो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसको ध्यान देना है। सिर्फ फंक्शनल ही नहीं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों प्रकार की यूनिट है। जब पूछा जाता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, यह नीट में आपसे पूछा जाएगा। देखिए, आप हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं या इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, इस बात का कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपको जिस भाषा में जिस तरीके से जितना अच्छा समझ में आए उस तरीके से पढ़िए। मैंने भी हिंदी की बुक पढ़ा था क्योंकि मुझे इंग्लिश की बुक कम समझ में आती थी। मैं हिंदी मीडियम का छात्र था। तो आगे चलते हैं।
कह रहा है नर मेढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्रजन नलिकाओं के रूप में बाहर आती है। तो जो नर मेढक है यानी मेल मेढक है, उसमें जो मूत्र नलिका है वो वृक्क से मूत्रजन नलिका यानी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से के रूप में बाहर निकलती है या आती है। मूत्र वाहिनी अवस्कर द्वार में खुलती है, यानी जो यूरेटर है वो अवस्कर द्वार यानी क्लोएका में खुलता है। मादा मेढक में मूत्र वाहिनी और मंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करिए कि जो मादा मेढक है उसमें जो मूत्र वाहिनी एवं अंडवाहिनी है ये दोनों अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मादा मेढक है हमारा, उस मादा मेढक में देखिए द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट विद ओपन इनटू द क्लोइका व्हिच ओपन इनटू द क्लोइका। तो जो नर मेढक है हमारा, तो नर मेढक में क्या होता है कि यूरेटर जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट बनाता है, यानी यूरिन वाला और जेनाइटल सिस्टम एक साथ, और ये दोनों मिल करके कहाँ खुलते हैं? क्लोएका में। लेकिन जो फीमेल फ्रॉग है उसमें यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी एंड ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी जो अंडाणु को लेके आती है ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए नर में एक ही साथ खुलती हैं क्लोएका में और मादा में अलग अलग। ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब देखिए कह रहा है मूत्रवाहिनी और उसका एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है जो कि अवस्कर द्वार में खुलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मलाशय होता है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं उसके अधर यानी नीचे वाले भाग में मूत्राशय होता है और ये क्लोएका में अवस्कर द्वार में खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि मेढक क्या करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। हम लोग भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, तो इसलिए यूरिया उत्सर्जी यानी यूरियोटेलिक प्राणी कहलाता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यूरियोटेलिक एनिमल कहलाता है। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। जहाँ जहाँ पूछी जा सकती है उसी को अंडरलाइन करना है, बाकी सब छोड़ देना है। रिवीजन के समय अंडरलाइन वाला ही पढ़ना है। तो अब यहाँ तक आ गए। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुँचते हैं जहाँ पर से अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो हमारे ब्लड में जितने भी पदार्थ हैं अपशिष्ट, वो ब्लड से चक्कर लगाते हुए जब दिल हमारा पंप करता है उस ब्लड को, तो चक्कर लगाते हुए किडनी में यानी वृक्क में पहुंचता है। वहां पर इसकी छनाई होती है और छान करके जो गलत पदार्थ हैं, पॉइजनस पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनमें से यूरिया भी है, उसको किडनी के द्वारा अलग करके उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब देखें आगे देखते हैं। कह रहा है नियंत्रण व समन्वयन तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। नियंत्रण या व समन्वयन तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग। ध्यान दीजिए, बॉडी को कंट्रोल करना और उसको नियंत्रित करना, समन्वयन करना यानी संतुलित करना एक तरह से। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन सिस्टम व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। तो मेढक में इंडोक्राइन और न्यूरल सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। तो कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है बॉडी, उनके द्वारा भी कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है बॉडी। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां या इंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक के मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं?
पिट्यूटरी जिसको पीयूष कहते हैं, अवट यानी जिसको थायराइड कहते हैं, परावट जिसको पैराथायराइड कहते हैं, थाइमस पीनियल बॉडी, अग्न्याशयी दीपिकाएं यानी अग्न्याशय आइसलैंड द्वीप समूह जिनको कहते हैं, आधिवृक्क यानी एड्रिनल और जनद यानी गोनेड्स। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ध्यान दीजिए, तंत्रिका तंत्र को यानी नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में बांटा गया है। इसमें क्या है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु यानी हमारी जो ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या आएगा, कपाली व मेरु तंत्र। कपाली व मेरु तंत्र हमारा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। हिंदी में भी देखते चलते हैं, इंग्लिश में भी। कह रहा है देखिए, द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल यानी केंद्रीय और परिधीय दो। तो परिधीय यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्रैनियल तथा स्पाइनल कार्ड आ जाता है। एंड एन ऑटोनोमस नॉमिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है जिसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो भागों में बांटते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारे वो अंग आते हैं जैसे हम दिल धड़कने को रोक नहीं सकते, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएगा। ये दो प्रकार के हैं, अनुकंपी और परानुकंपी यानी सिंपैथेटिक व पैरासिम्पैथेटिक तंत्र का बना होता है। तो ये सिस्टम है हमारा। तो ये पूरा किसके अंतर्गत क्या आता है ये पूछा जा सकता है, तो इसको हमने यहाँ तक अंडरलाइन कर लिया। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, हम लोगों में 12 जोड़ी और मेढक में 10 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स निकलती हैं। कपाल तंत्रिकाएं यानी क्रैनियल नर्व्स। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। जो देखिए इम्पॉर्टेंट है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हाईलाइट कर लीजिए। यह मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स तथा अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। यानी एक बॉक्स होता है जो हड्डी का हमारी मस्तिष्क में, जैसे जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, स्कल कहते हैं, उसमें बंद रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। तो जो ब्रेन होता है इसको अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क में विभाजित कर सकते हैं। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क हैंड ब्रेन बोलते हैं अंग्रेजी में। अग्र मस्तिष्क में घ्राण पालियां, जुड़वां, युग्मित प्रमस्तिष्क, गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च यानी डायंसिफिलान होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दृक पालिकाओं का बना होता है। पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क एवं मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। मेडुला ऑब्लांगेटर महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से लिखा गया है। कह रहा है कि द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन। 4 का मतलब आगे, मिड का मतलब मध्य, हैंड का मतलब पश्च मस्तिष्क। जो 4 ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क है, उसमें ऑल फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाए जाते हैं एंड अनपेयर्ड डायंसिफिलान पाया जाता है। मिड ब्रेन में क्या है? द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। मिड ब्रेन में हमारे ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं और हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। हाइंड ब्रेन में हमारे सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा पाए जाते हैं। तो किस ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको याद कर लीजिए कि 4 ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट आता है, मिड में कौन सा और
हाइंड ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट आता है। द मेडुला ऑब्लांगेटा पासेज आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम से बाहर आ जाता है, वहाँ से बाहर निकलता है मेडुला ऑब्लांगेटा एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड में कंटिन्यू चला जाता है, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर अंदर। व्हिच इज इंक्लूड इन द वर्टिब्रल कॉलम, जो कि रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड के से ढका रहता है, ये कहने का मतलब है। अब आगे देखते हैं। करा मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। तो डिफरेंट प्रकार के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग जिनको संवेदी पीपल बोलते हैं, सेंसरी पीपल। स्वाद अंग जिनको स्वाद कलिकाएं, गंध के लिए नासिका उपकला, दृष्टि के लिए नेत्र, व श्रवण यानी सुनने के लिए कर्णपटह और आंतरिक कर्ण, ये सब पाए जाते हैं। तो थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि फ्रॉग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली ऑर्गन ऑफ टच, छूने के लिए टच के लिए सेंसरी पाइपिलाई पाए जाते हैं, टेस्ट यानी स्वाद के लिए टेस्ट बड पाई जाती है, स्मेल यानी महक के लिए नोजल एपिथेलियम पाई जाती है, विजन यानी देखने के लिए आंखें पाई जाती हैं, एंड हियरिंग यानी सुनने के लिए टिम्पैनिक विद इंटरनल ईयर पाया जाता है। Out of these, eyes and internal ears are well organized structure and the rest are cellular aggregation around nerve ending। तो कह रहा है कि इन सब में से जो आँखें हैं और आंतरिक कान है हमारे, ये बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, और बाकी जो है सेलुलर एग्रीगेशन होता है, यानी सेल के रूप में एक जगह इकट्ठा होती हैं, अराउंड नर्व एंडिंग, जहाँ पर नर्व खत्म होती हैं उसी के आसपास। आई इज ए फ्रॉग और ए पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जो आँखें हैं मेढक की वो एक तरह से स्फेरिकल यानी गोला आकार संरचनाएं होती हैं, सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल, और जो उसकी खोपड़ी होती है उसमें जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों को ऑर्बिट बोलते हैं, उसी में स्थित होती हैं। दीज आर सिंपल आई, ये क्या होती हैं? सामान्य आँखें होती हैं, साधारण आँखें, जिनको सिंपल आई कहते हैं। सिंपल आई और कंपाउंड आई दो आंखें पाई जाती हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो डिटेल उसमें जानेंगे। पॉसेसिंग ओनली वन यूनिट, इनमें एक ही यूनिट पाई जाती है, इसलिए इनको सिंपल आई कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मेढक में सिंपल आई पाई जाती है और इसमें एक ही यूनिट होती है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग, फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, एंड ओनली टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, और केवल टिम्पैनम ही बाहर दिखाई देती है। जैसे हम लोगों में कान में ईयर पिन्ना है, इस तरह बड़ा बड़ा नहीं होता, यानी बाहरी कान एब्सेंट होता है। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, शरीर को संतुलित करने के लिए भी होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कान है ये सुनने के साथ साथ संतुलन बनाए रखने वाला भी ऑर्गन होता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन शब्द आगे ऊपर यूज किया गया था, समन्वयन जिसको बोलते थे। अब आगे देखते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा है मेढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग एवं पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। तो नर और मादा मेढक अलग अलग होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनन तंत्र भी अलग अलग ही होगा। कह रहा है नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं। तो जो मेल जेनाइटल ऑर्गन है वो पीले रंग के अंडाकार क्या होते हैं? वृषण यानी टेस्टिस होते हैं, जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेजोकॉर्डियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं, जैसा चित्र 7.3 में दिखाया गया। तो जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो कहाँ होते हैं? जो हमारा किडनी है उसके ऊपर होते हैं। यह देखिए वृषण यानी टेस्टिस, ये किडनी है, इसके ऊपर है।
स्थित होते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। और ये पेरिटोनियम की दोहरी वाला यानी डबल लेयर से ढके रहते हैं, मेजोकार्डियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं और मेजोकार्डियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये सब पूछा जा सकता है आपसे। ज़्यादा संभावना है कि फिगर बना के आपसे पूछ ले कि ये क्या चीज़ है। शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस संख्या में 10 से 12 होती हैं, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धंस जाती हैं। क्या होता है कि जो वास डिफरेंस है, शुक्रवाहिनी है यानी जो शुक्राणु यानी स्पर्म को लाती है टेस्टिस यानी वृषण से, वो 10 या 12 होती हैं। 10 या 12, ना कि 10 या 12 जोड़ी, ध्यान दीजिएगा, 10 या 12 होती हैं जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धंस जाती हैं। जिस ओर की किडनी होती है उसी ओर धंस जाती हैं। वृक्क में ये वीडर नाल में खुलती हैं, जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती है। तो ये वास डिफरेंस वृक्क में कहाँ खुलती है? वीडर नाल एक होती है, वहाँ खुलती हैं और फिर ये वीडर नाल अंत में मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर में खुलता है। अब मूत्रवाहिनी मूत्रजन वाहिका कहलाती है। अब यही मूत्रवाहिनी यूरेटर अब यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहलाती है, यानी मूत्रजनन वाहिका कहती है, क्योंकि मूत्र के साथ साथ इसमें जनन पदार्थ भी बह रहा है। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। ये सब तो हम लोग समझ ही चुके हैं। अब थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं तो और स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वृषण है, टेस्टिस के किडनी के ऊपर है, अधिवृक्क ग्रंथि है, यहाँ पर अधिवृक्क मतलब एडिनल ग्लैंड है, यहाँ पर देखिए रेक्ट्रम है यानी मलाशय है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है यानी मूत्राशय है, और ये क्लोएका है, क्लोएकल अपर्चर है। ये देखिए यूरिन और जेनाइटल पदार्थ दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो अब इसका नाम यूरिनोजेनाइटल डक्ट पड़ गया है। तो इस प्रकार से हमने फिगर को अच्छे से देख लिया। अब देखिए नर जनन तंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कह रहा है कि मेढक में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। चित्र 7.4 अभी हम देखते हैं, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता। उसमें क्या होता था? नर वाले में किडनी यानी वृक्क में खुलते थे वास डिफरेंस के या वृषण नलिका के द्वारा, जबकि मादा में क्या है कि अंडाशय उपस्थित तो होते हैं यहाँ वृक्क के पास, लेकिन इसकी नलिका अलग से आती है, वृक्क में नहीं खुलते, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। ध्यान दीजिए, यही अंतर है नर और मादा में। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। ये भी पूछा जा सकता है। इनमें वाह निषेचन पानी में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी पानी में स्पर्म और अंडाणु ओवम का फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है, लार्वा टैडपोल कहलाता है। तो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो पानी में ही होता है, और जो लार्वा होता है मेढक का उसको हम लोग टैडपोल बोलते हैं। अब इसको देख लीजिए, अंडवाहिनी है यानी ओविडक्ट है, ये अंडाशय है और ये अंडे हैं छोटे छोटे। ये देखिए मूत्रवाहिनी अलग है और अंडवाहिनी अलग है, अलग आ करके अलग आ रही है। ये अवस्कर है क्लोएका, ये अवस्कर द्वार है क्लोएकल अपर्चर, और ये हमारा अंडाशय है। तो फिगर आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर
जो मेढक है वो मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। यह कीटों को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है। मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। तो वातावरण के संतुलन का मतलब है कि जिस प्रकार से प्रकृति चल रही है उस व्यवस्था को बनाए रखता है, इस यानी इकोसिस्टम जो है उसको बैलेंस रखता है। जैसे हरी पत्ती है उसको कीड़ा खाता है, कीड़े को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील या बाज खाता है और फिर जब चील या बाज मर जाता है तो उसको बैक्टीरिया वायरस खाते हैं। वायरस तो जीवित में खाएगा क्योंकि जीवित कोशिका में ही वो जीवित स्वरूप दिखा पाता है, तो कुल मिला के बैक्टीरिया खाते हैं। इस प्रकार से और उसके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन वो फिर पौधों में आकर के फिर वही श्रृंखला चलेगी कि पौधे की पत्ती को कीट खाएगा, फिर मेढक, फिर सांप, फिर बाज या चील। तो इसी को पर्यावरण संतुलन, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखता है। कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर मेढक को भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड में बाय मैन। तो जो मांसपेशी युक्त जो फ्रॉग के लेग हैं, पैर हैं, उनको कई देशों में भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हमारा सारांश आ जाता है। तो कह रहा है कि कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र कार्य को एक प्रकार विभक्त कर लेते हैं कि शरीर का बना रहना सुनिश्चित रहे और इस तरह वे श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं। तो सेल, टिश्यू, आर्गन और आर्गन सिस्टम, इसके बारे में हमने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में ही बहुत डिटेल में बता दिया है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अंतरा कोशिकीय पदार्थों से बना होता है तथा एक या अधिक कार्य करता है ऊतक कहलाता है, बता दिया है। उपकला शरीर के चादर जैसे ऊतक होते हैं, यानी एपिथेलियम, जो चादर जैसे ढके रहते हैं शरीर को। बाह्य सतह और गुहिकाओं, वाहिनियों और नलिकाओं का अस्तर है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे शरीर में एपिथेलिया आर सीट लाइक टिश्यू, उपकला या एपिथेलिया सीट यानी चादर जैसी संरचनाएं होती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ कैविटी होती है, गुहा या डक्ट, कोई नली या ट्यूब होती है, वहाँ पाई जाती है। एपिथेलिया हैव वन फ्री सरफेस फैक्टिंग ए बॉडी फ्लूइड आर द आउटसाइड एनवायरनमेंट। एपिथेलिया जो होती है, उपकला जो होती है, उसमें एक स्वतंत्र सतह होती है जो या तो शरीर से बाहर खुलती है या फिर अंदर जो तरल पदार्थों का प्रवाह होता है वहाँ खुलती है। भारतीय बुलफ्रॉग राना टिग्रीना भारत में पाया जाने वाला सामान्य मेढक है। तो भारतीय जो फ्रॉग है उसको बुल फ्रॉग बोलते हैं और इसका नाम राना टिग्रीना है, वैज्ञानिक नाम। ये भारत में सामान्यतः पाया जाता है। इसका शरीर त्वचा से ढका रहता है। त्वचा यानी स्किन, स्किन पर श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं यानी म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं जो अत्यधिक संवहनी होती हैं, यानी बहुत अच्छा वैस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है तथा श्वसन, जल तथा थल में सहायता करती हैं। तो जो हमारी स्किन है ये म्यूकस युक्त होती है और ये रेस्पिरेशन चाहे जल में हो मेढक चाहे थल में हो उसमें सहायता करती है। शरीर सिर और धड़ में विभक्त हो रहता है। यह पेशीय जिह्वा उपस्थित रहती है जो किनारे से कटी हुई और द्विपालित यानी बाइलोब्ड होती है। तो इसमें जो जीभ होती है
ये जिह्वा बाइलोब्ड होती है। यह शिकार को पकड़ने में मदद करती है। आहार नाल यानी इंटेस्टाइन ग्रसिका आमाशय, आंत और मलाशय की बनी होती है। तो आहार नाल यानी इंटेस्टाइन जो है वो हमारी फायरिंग्स, लीवर, फायरिंग्स, आमाशय यानी स्टमक, आंत यानी इंटेस्टाइन और मलाशय यानी रेक्टम की बनी होती है। वो अवस्कर द्वार द्वारा बाहर की ओर खुलती है, क्लोएका द्वारा बाहर खुल जाती है। मुख्य पाचन ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय। मेन जो इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या है, लीवर है और पैंक्रियाज है। यह पानी में त्वचा द्वारा तथा जमीन पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। ध्यान दीजिए, पानी में स्किन के द्वारा और फेफड़ों के द्वारा हमारा जमीन पर श्वसन करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दो बातें हैं। श्वसन जल तथा थल में सहायता करती है। जो हमारी स्किन है वो सांस लेने में सहायता करती है, चाहे मेढक पानी में हो और चाहे मिट्टी में, सूखी मिट्टी में हो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि यह पानी में त्वचा द्वारा तथा जमीन पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। दोनों बातें एक दूसरे के विरोधी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फेफड़े द्वारा श्वसन ये जमीन पे करता है सूखी मिट्टी में, और जब पानी में होता है तो ये स्किन द्वारा करता है। लेकिन अगर फेफड़े द्वारा सांस न ले पाए तो कुछ विपरीत परिस्थितियों में अगर स्किन इसकी सूखी नहीं है तो स्किन द्वारा भी सांस ले सकता है, मिट्टी में, सूखी मिट्टी में। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद और एकल प्रकार का होता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ये क्लोज होता है, क्लोज होता है और एकल प्रकार का होता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। सर्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड विद सिंगल सर्कुलेशन और आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड। इसकी जो आरबीसी होती है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। हम लोगों की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट। तंत्रिका तंत्र केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त प्रकार का होता है, यानी सेंट्रल, पेरीफेरल और ऑटोनोमस होता है। जनन तंत्र के मूल अंग वृक्क एवं मूत्र जनन नलिकाएं। जो हमारे जेनाइटल आर्गन है मेढक में, उनमें मूल अंग कौन से हैं, किडनी और मूत्र जनन नलिकाएं यानी यूरिनिफेरस डक्ट जिनको कहते हैं, ये जनन तंत्र के मूल अंग हैं जो अवस्कर में खुलते हैं। देखिए जनन तंत्र नहीं, उत्सर्जन तंत्र होना चाहिए। ये गलत लिख गया है, इसको ध्यान देना है। ये जेनाइटल सिस्टम नहीं, यूरिनरी सिस्टम होना चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, हाँ ये देखिए, द आर्गन ऑफ यूरिनोजेनाइटल्स आर किडनी एंड यूरिनोलॉजिकल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ध्यान दीजिए, उत्सर्जी अंग यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, द आर्गन ऑफ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम आर किडनी एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट व्हिच ओपन इनटू द क्लोएका, जो कि क्लोएका में खुलती है। तो यहाँ ध्यान देना है। जनन तंत्र के मूल अंग वृक्क एवं मूत्र जनन नलिकाएं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। हाँ जनन तंत्र और मतलब इसमें मूत्र तंत्र भी है। नर जननांग एक जोड़ी वृषण तथा मादा जननांग एक जोड़ी अंडाशय है। जो मेल जेनाइटल आर्गन है उसमें एक जोड़ी टेस्टिस है और मादा में एक जोड़ी अंडाशय है या ओवरी है। एक मादा एक बार में 250 से 2500 से 3000 अंडे देती है। निषेचन और परिवर्धन बाह्य होता है, यानी फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट शरीर के बाहर होता है। अंडों से टैडपोल निकलता है जो मेढक में कायांतरित हो जाता है। तो मेढक का जो लार्वा होता है उसको टैडपोल कहते हैं और बड़ा होकर के वो मेढक में बदल जाता है।
तो इस प्रकार से ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया और अब इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे आज बस यहीं तक।